हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग रेजिस्टर्स की बात करते हैं कि रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपके सामने ये फिगर 1A है। इसमें आप देख सकते हैं कि तीन रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए हैं, R1, R2 और R3। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1, V2 वोल्टेज है अक्रॉस R2 के, और V3 वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 के। I जो है वो सप्लाई करंट है और V इज द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने एक इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क बना दिया है जिसको में रेजिस्टेंस क्या है R इक्विवेलेंट, और करंट फ्लो हो रहा है I और अप्लाइड वोल्टेज है V। अब हमारा टारगेट है कि ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, इस आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे जो आर इक्वलेंट है इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए, जब सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं तो ये एक बात हमेशा याद रखिए कि वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है। अगर तीन वोल्ट रेजिस्टेंस आपने सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। चार रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किए हैं तो चार पार्ट में डिवाइड होता है। तो सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है और करंट जो है वो सेम रहता है। तो देखिए, करंट आई जो फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 के थ्रू फ्लो हो रहा है। इसमें कोई डिवीज़न नहीं है। डिवीज़न किस में है? वोल्टेज में है। तो चलिए अब अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हम लोग कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में V जो है सप्लाई वोल्टेज है और V1, V2, V3, V जो है ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गई, क्योंकि वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब ओम्स लॉ लगा लेते हैं। V1 इज इक्वल टू IR1। I सप्लाई करंट है और R1 जो है वो रेजिस्टेंस है। इसी तरह से V2 की वैल्यू निकाल ली। V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। अब जो इक्वलेंट हमने रेजिस्टेंस उधर बनाया था उसमें V इज इक्वल टू I R इक्वलेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में जब पुट किया तो V जो सप्लाई वोल्टेज है वो इक्वेशन नंबर 5 है, तो I R इक्वलेंट हो गया। V1 क्या है? IR1। V2 क्या है? IR2। V3 क्या है? IR3। यहाँ हमने पुट कर दिया। अब आप देखिए कि I जो है वो कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो I जो है वो आपका कैंसिल हो गया। तो R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई? R इक्वलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो उन सबका क्या होगा? सम हो जाएगा। इसी तरह से अब अभी तो हमने तीन रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन आप इक्वेशन नंबर 6 में देखिए। इक्वेशन नंबर 6 में आपको दिख रहा है कि RN भी लिखा है। RN क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। मान लीजिए अगर 5 है तो 5 रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा। सिंपल अलजेब्रिक सम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5। अब डिवाइड क्या हो रहा है? वोल्टेज। तो हमको वोल्टेज डिवीज़न रूल भी मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम वोल्टेज डिवीज़न रूल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, R1 और R2। वोल्टेज V1 जो है वो वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 के, और V2 जो है वो रेजिस्टेंस है अक्रॉस R2 के। अब सप्लाई वोल्टेज क्या है? V है। सप्लाई करंट क्या है? I है। तो अब वैसे ही किया, V1 की वैल्यू निकालिए, V2 की वैल्यू निकालिए। तो आर आई ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट। R इक्वलेंट क्या होगा? क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो R1 प्लस R2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 आ गई। इक्वेशन नंबर 7 आ गई।
ओम्स लॉ क्या कहता है, जो पहला रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1। ठीक, अब इस 8 इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दीजिए। तो जब आपने इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे I की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8, तो इक्वेशन 7 में आपके पास I की वैल्यू है, इक्वेशन 8 में आप पुट कर दीजिए, जहाँ पे I हैगा उस वहाँ पे V/R1 प्लस R2 लिख दीजिए। तो देखिए इक्वेशन नंबर 9 आ गई, यानी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आपको पता चल गया। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है तो सबसे पहले लिखिए सप्लाई वोल्टेज। देखिए ये सप्लाई वोल्टेज है, और R1 के अक्रॉस निकालना है तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, R1, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, दोनों का सम, R1 प्लस R2। अब V2 क्या वैल्यू आएगी, इसी बात से आप निकाल सकते हैं। तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, और चूंकि हमें R2 के अक्रॉस निकालना है तो R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। देखिए ये वाली वैल्यू आती कि नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। V2 इज इक्वल टू IR2। अब यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दी है। I की वैल्यू कहाँ से आप पुट करेंगे, I की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 से पुट करेंगे, V अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई। तो सिंपली आपको वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या करना है, अगर V1 निकालना है तो पहले सप्लाई वोल्टेज लिखेंगे, फिर रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस हैगा तो ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में दोनों का सम लिख देंगे। इसी तरह से अगर हमें सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो V लिखेंगे सप्लाई वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज है, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस निकालना है तो R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद करने का सबसे सिंपल तरीका है। तो ये तो बात हो गई सीरीज रेजिस्टेंस की। अब आइए रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। अब यहाँ पे देखिए आप रेजिस्टेंस जो है वो R1, R2 और R3 ये सब पैरेलल में है। यहाँ पे आप देखिए कि वोल्टेज V जो है वो जो आपने सप्लाई वोल्टेज दी है वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, करंट डिवाइड हो रहा है। क्या क्या करंट डिवाइड हो रहा है, एक करंट I1 हो गया, जब आप टोटल करंट I आपने फ्लो कराया तो I1 और I2 और I3 तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। यहाँ राइट हैंड साइड में हमने आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से V की वैल्यू क्या होगी, राइट हैंड साइड में IR इक्विवेलेंट। ठीक है, डिवाइड क्या हो रहा है बेटा, करंट, तो V, और लेकिन वोल्टेज सेम है। पैरेलल में हमेशा याद रखिए कि वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। तो जो चीज़ डिवाइड हो रही है हम उसको पकड़ लेते हैं कि भाई साहब आप जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, आप ही को पकड़ लेते हैं। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। अब सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 क्या चीज़ होगी, ओम्स लॉ लगाइए, V अपॉन R1, क्योंकि I1 किस में करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R1 में। I2 किस में करंट फ्लो हो रहा है, R2 रेजिस्टेंस में, तो V अपॉन R2। I3 करंट किस में फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस 3 में, तो V अपॉन R3। इक्विवेलेंट डायग्राम से हमने क्या निकाला, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपने देखा कि वो V जो है वोल्टेज वो कॉमन है, तो टेक आउटसाइड। जब आपने इसको बाहर ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वोल्टेज जो है वो कैंसिल हो गया और आपके पास पैरेलल में रेजिस्टेंस ही आ गया, यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब मान लीजिए कि 3 के बजाय 5 रेजिस्टेंस हैं,
तो कहाँ तक जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो हमेशा याद रखिए कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो वो उसमें क्या चीज़ डिवाइड होती है, उसमें वोल्टेज डिवाइड होता है। पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो उसमें करंट डिवाइड होता है। बाकी ओम्स लॉ की वैल्यूज उसमें पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, करंट। तो यहाँ पे हम करंट रूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो दो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, एक है R1 एक है R2, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, I जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। I1 जो है वो करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस R1 के, और I2 जो फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस R2 के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो अब जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो हमेशा याद रखिए कि उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो प्रोडक्ट अपॉन सम होगा। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम। ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, लेकिन अगर तीन या उससे ज़्यादा हैं तब ये बात आप अप्लाई ना करिएगा। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सीधी सी बात है, लेकिन तीन रेजिस्टेंस में ये मत करिएगा, ठीक है। तो अब आगे चलिए, ओम्स लॉ लगाइए। I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। I1 जो है वो रेजिस्टेंस R1 के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया R1, और I1 जो है वो करंट है। तो इक्वेशन 13 में आपने ओम्स लॉ लगा दिया, आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से I2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 12 क्या है, V इज इक्वल टू आई आर इक्वलेंट। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 13, यानी I की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 13 में पुट कर दीजिए। तो जब आपने I1 इज इक्वल टू V अपॉन, ये क्या है, B अपॉन आर इक्वलेंट, तो B इक्वेशन 13 में आपने क्या पुट किया, B की जगह आपने पुट कर दिया आर इक्वलेंट इंटू I। ये R1 वैसे ही रहा जैसे कि इक्वेशन 13 में था। तो अब आर इक्वलेंट आप निकाल चुके हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1। तो देखिए R1 और R1 यहाँ से कैंसिल हो गया, अब बचा आपके पास ऊपर R2 नीचे R1 प्लस R2। तो I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 15 में आ गई। इसको याद करने का तरीका ये है कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो I1 क्या होगा, टोटल करंट I, जैसे उसमें टोटल वोल्टेज भी लिखते थे। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वोल्टेज के केस में हम वही रेजिस्टेंस लिखते थे न्यूमरेटर में जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, लेकिन करंट के केस में हम वो रेजिस्टेंस नहीं लिखेंगे। मान लीजिए अगर हमें I1 की वैल्यू निकालना है तो हम सेकेंड रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे, यानी R2, और नीचे वैसे ही लिखेंगे R1 प्लस R2। इसी तरह से I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू पहले टोटल करंट लिखेंगे। अब चूंकि I2 R2 के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो हम न्यूमरेटर में R2 नहीं लिखेंगे, हम न्यूमरेटर में R1 लिखेंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, R1 प्लस R2। वोल्टेज के केस में जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालेंगे न्यूमरेटर में वो वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे, लेकिन करंट के केस में वो वाला रेजिस्टेंस नहीं लिखेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो ये हो गया आपका करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। अब यही हमने इक्वेशन नंबर 16 में वैल्यू निकाल दी है। तो आप यहाँ आराम से देख सकते हैं कि I2 की वैल्यू क्या होगी, I, और न्यूमरेटर में हमने पहला वाला रेजिस्टेंस लिखा है R1 और नीचे सेम रहेगा। अब आइए एक आध न्यूमेरिकल करते हैं इस पे।
तो देखिए इक्वेशन ये दे रहा है एग्जाम्पल 1 में, कह रहा है कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालिए। तो आप यहाँ आराम से देखिए कि ये 4 ओम और ये 1 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि सी और डी टर्मिनल जो है वो शॉर्ट है, सी और डी टर्मिनल शॉर्ट है। अगर हम इसको बनाना चाहें तो देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये है। आ गया ये वाला, फिर ये और ये है, कुछ इस तरह का ये कॉम्बिनेशन दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ये आ गया, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से भी बना सकते हैं। ये लीजिए, बन के तैयार हो गया। तो 4 ओम और 1 ओम पैरेलल में है और 2 और 3 पैरेलल में। हमने आपको बताया था अभी कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसका रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। ये जो है 4 और 1 पैरेलल में है, तो 4 इंटू 1, ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट, नीचे सम। तो देखिए R1 की वैल्यू मान लीजिए कि ये 4 और 1 जो रेजिस्टेंस है ये R1 हमने मान लिया है। तो प्रोडक्ट अपॉन सम 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.8। तो हमने एक रेजिस्टेंस 0.8 का मान लगा दिया। अब डी और डी शॉर्ट है, तो यहाँ पे भी जो देखिए 2 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो जब ये दोनों पैरेलल में, तो हमने मान लिया कि ये इसका इक्वलेंट R2 है। तो प्रोडक्ट अपॉन सम 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1.2 ओम। तो अब ये इक्वलेंट आ गया। अब बहुत आसान हो गया, अब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यानी 1.2 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो न्यूमरेटर में लिखेंगे उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे उनका सम। लेकिन 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तब बेटा आप लोग ये फार्मूला ना अप्लाई करिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह। आगे के में हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पार्ट और करेंगे कॉम्बिनेशन के बेस पे, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आइकन बटन, बेल का आइकन बटन भी प्रेस कीजिए ताकि जब हम नए वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा वीडियो देखा, पसंद किया, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि बहुत से बहुत बच्चों को ये वीडियो मिल सके और वो इस चीज़ को समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल दी बेस्ट।